Hello viewers, good morning students. Welcome back to my class syllabus guidance. आप सभी को मेरे क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सीजी बोर्ड के अध्याय 9 के धातु एवं धातु कर्म। धातु मतलब मेटल, धातु कर्म मतलब मेटलर्जी। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे आसपास बहुत से चीज़ें हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पदार्थ धातु है, कौन सा पदार्थ दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो हमने इसको पिछले कक्षाओं में भी काफ़ी पढ़ा है, फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि कैसे पहचान करें कि धातु कौन सा पदार्थ है। तो सामान्यतः धातु में भौतिक गुणों के बारे में जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं धातु सामान्यतः चमकीली होती है, उसमें एक चमक होती है। जब हम उसको पीटते हैं तो पीट कर एक पतली चादरें या पन्नी बनाई जा सकती है। हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं या जो सिगरेट के रैपर रहते हैं अंदर में, तो देखिएगा चमकीली एक कागज़ से वो मुड़ा हुआ रहता है, वो भी एल्युमिनियम धातु है। मतलब धातु को उतनी पतला पीट के उतनी पतला भी हम बना सकते, बहुत ही थिन लेयर हम धातुओं को बना सकते हैं। ठीक है, और क्या भौतिक गुण है कि धातु को हम लोग खींच सकते हैं, तार बना के। तन्य होती है, तन्य का मतलब उसको हम लोग खींच के तार जैसा, पतला तार जैसा लंबा बना सकते हैं। और क्या होती है, धातु आघात वर्धनीय होती है और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती है। सुचालक मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, जिसमें से मतलब गर्म करने पर गर्म एक सिरे से दूसरे सिरे में अपने आप गर्म हो जाती है। और विद्युत का सुचालक मतलब एक सिरे को विद्युत से छुआइए तो दूसरे सिरे पे करंट पहुंच जाता है, यानी विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो जाती है ना। और एक गुण क्या है कि धातुओं को पीटने पर आवाज़ें निकलती है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे, हमारे जब पीरियड का स्कूल स्टार्ट होती है तो बेल बजाई जाती है, घंटी बजाए जाते हैं ना, तो उसमें भी पीतल की बनी होती है, उसको हम लकड़ी से भी पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ होती है। तो धातुओं का एक गुण ये भी होता है कि उसको पीटने से आवाज़ें उत्पन्न होती है। और जो सभी धातुएं हैं उच्च ताप पर वो पिघल जाता है, यानी गल जाता है, पिघल के पतला हो जाता है, उसका हम लोग फिर दूसरा शेप बना सकते हैं। तो हम लोग क्या, ये था सामान्य गुण। तो आपके आसपास में भी बहुत से धातु होंगे, आप उसको पहचानिए। एक धातु तो ऐसी है, जैसे बहुत से बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं जो पायल पहनती हैं, है ना, वो चांदी की पायल होती है, या गले में कुछ सोने की हार पहनती है, या हाथ के अंगूठे पहनती हैं। वो सब में भी ये सारे लक्षण जो मैंने बताए, जो भौतिक गुणों के बारे में बताया, आप उसको अवलोकन करिए कि ये सही में ऐसा है कि नहीं है। और भी जैसे हम घरों में खाना भी पकाते हैं ना, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाई होती है, तवा होती है, वो भी धातु है। उसमें भी आप खोजिए कि ये सारे गुण उसमें है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या मतलब ये जो सारे चीज़ों है उसको अवलोकन करने के बाद आप लोगों को ये भी दिखेगा कि क्या सभी एक जैसा, मतलब सभी धातुओं में क्या चमक होती है, कि अगर वो चमक होती है तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे धातु जैसा चमक, उससे भी ज़्यादा चमक है, फिर भी वो धातुओं के सारे गुणों को वो नहीं शो करता है, नहीं दिखाता है, यानी उसमें कुछ भिन्नताएं भी है ना। तो ऐसे एक चीज़ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हीरा। हीरा देखे होंगे ना आप लोग, बहुत चमकता है। जो आर्टिफिशियल हीरा है वो भी, और जो ओरिजिनल हीरा है वो तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो हीरा आर्टिफिशियल वो तो हमको दिख ही जाता है। तो वो देखिएगा, वो भी बहुत चमकता है, धातुओं से भी ज़्यादा चमक है। तो क्या वो भी धातु है? नहीं, वो धातु नहीं है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ, हर चमकदार चीज़ धातु नहीं होता। जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो वही बात है कि हर चमकदार चीज़ें धातुएं नहीं होती है। ठीक है,
तो हम लोग ये धातु में से सबसे चालक कौन है? चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होती है, मतलब सुचालक होती है ना। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। ठीक, अब हम देखते हैं, तो ये हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना, घरों में जो वायरिंग होती है, विद्युत उपकरण होती है, उस वायरिंग में क्यों वो चांदी सबसे अच्छा चालक होते हुए भी हम उसको वायरिंग में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि हम उतने अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास उतने पैसा नहीं है। आर्थिक कमजोरी के कारण या अधिक महंगा होने के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम उसके जगह में किसका इस्तेमाल करते हैं? तांबे का या एल्युमिनियम का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं आगे कि अभी हमने बताया था कि हर चमकदार चीज़ धातु नहीं होती। हीरा के बारे में बताया था ना, जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के बने हैं दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। तो हीरा भी चमकदार होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि दूसरा जो है ग्रेफाइट, उसका रंग कैसा होता है? काला रंग का, धूसर काला, है ना, एकदम से काला नहीं, धूसर काला। वो विद्युत का सुचालक होता है ना। तो हीरा क्या है? चमकदार है, वो ऊष्मा का सुचालक है। और ग्रेफाइट जो है उसका रंग धूसर रंग का, काला रंग का होता है, और वो किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन एक है, वो अधातु है, फिर भी वो किसका बने होते? वो उसमें भी एक चमक होती है। इसलिए इसी के मतलब किसी एक विशेष गुण के आधार पर हम तत्वों को नहीं बता सकते हैं ये धातु है या अधातु, यानी उनके सारे गुणों को हमको अवलोकन करके ही ये निर्णय लेना होगा कौन सा धातु है कौन सा अधातु। हम जानते हैं कार्बन क्या है? अधातु है, लेकिन कार्बन से बना हुआ हीरा और ग्रेफाइट क्या है? वो हीरा जो है सुचालक हो गया ऊष्मा का, और क्या बोलते हैं जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक हो गया। दोनों में ही चमक हो गया, लेकिन वो धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको, वो आघातवर्धनीय नहीं है, उसको पीटने से आवाज़ नहीं होती है, खाली चमकदार होने से ही तो धातु नहीं होता है ना। ठीक, समझ गए होंगे धातु अधातु। अब हम लोग कुछ वो बताते हैं, एक धातुओं के रासायनिक गुणधर्म बताएंगे। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम एक सारणी दिया हुआ है, जिसमें देखिए सोना हमको कब मिला था? ईसा के जन्म से 6000 साल पहले मिला था। तांबा कब मिला था? ईसा के पूर्व, पूर्व मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 4200 वर्ष पहले मिला था। ऐसे करके कुछ आपका सारणी दिया हुआ है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म। क्यों रासायनिक गुणधर्म से हमको क्या पता चलेगा? हमने बहुत से धातु के बारे में जानते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे सोना, तांबा, चांदी। अभी हमको एक सारणी आपको दिखाए है ना अभी। हाँ, ये देखिए, इसको सारणी हम दिखाए हैं। हाँ देखिए, तांबा, सोना, चांदी, लेड, टीन, जिंक, आयरन, मरकरी, ऐसे बहुत से हम लोग धातुओं के तत्वों के बारे में आपको बताया। अब ये सवाल होता है कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, क्यों किसी को ऊपर में रखा गया है, क्यों किसी को नीचे रखा गया है, इसको हमको कहाँ से पता चलेगा? उसकी रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज से हमको पता चलेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज से पता करने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। कौन सा एक्टिविटी करेंगे? आप ये एक्टिविटी जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, आपके जो टीचर होंगे, आपके जो गाइडेंस होंगे, उसके हेल्प लेके आप इसको करेंगे, जरूर कीजिएगा। उसमें क्या है, हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे, परख नली लेंगे। परख नली में देखिए मैं दिखा रही हूँ, उसमें क्या क्या है? कॉपर सल्फेट है, अ, ब, स, द, ई और फ। हमने कितने टेस्ट ट्यूब लिए हैं? 6 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, अ में डाले हैं कॉपर सल्फेट, ब में भी कॉपर सल्फेट, स में जिंक सल्फेट, द में भी जिंक सल्फेट, ई में
फेरस सल्फेट और फॉर्म ए NaCl। अब हम क्या किए हैं, कॉपर सल्फेट में कुछ आल्पिन डाल दिए हैं, दूसरे जो परख नली है उसमें जिंक डाल दिए हैं, तीसरे में कॉपर के छीलन डाल दिए हैं, मतलब पतला पतला पीसेस, छीलन मतलब, चौथे में मैग्नीशियम के एक टुकड़ा डाल दिए हैं, और जो पांचवा है जिंक डाल दिए हैं, और जो छठवां है उसमें भी हम लोग कुछ जिंक डाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है हम लोग देखेंगे। देखिए मैं एक वो इक्वेशन लिख दी हूँ, आप लोगों के बुक में ये इक्वेशन नहीं है। कॉपर सल्फेट में जब हम आल्पिन डालते हैं, आल्पिन किस चीज़ का बना है, लोहा का, लोहा का फॉर्मूला क्या है, Fe, संकेत क्या है, Fe। तो कॉपर सल्फेट में जब हम Fe डाले हैं तो क्या हुआ, Fe जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, स्थानांतरण कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे आप लोग 8वीं से 9वीं में एक स्कूल पास होकर दूसरी स्कूल में स्थानांतरित होकर आते हैं ना, वैसे ही। तो ये उसको Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके उस सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। ठीक, दूसरे में एक तो देखिए मैं एग्जांपल दी हूँ, जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम मिलाए हैं, है ना। तो जिंक सल्फेट में जब हम मैग्नीशियम मिलाए हैं तो मैग्नीशियम भी क्या करते हैं, जिंक सल्फेट में से जिंक को ट्रांसफर कर देता है, विस्थापित कर देता है, और खुद सल्फेट आयन से जुड़ के मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक बनाता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जो थर्ड वाला है नंबर 100, उसमें देखिए हम जिंक सल्फेट में कॉपर छीलन डाले हैं, उसमें देखिए मैंने क्रॉस कर दिए हैं। क्रॉस करने का मतलब ये है, देखिए मैं रेड पेन से क्रॉस की हूँ। क्रॉस का मतलब है कि इसमें से कॉपर जो है जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। और देखिए फॉर्म में भी मैंने क्रॉस किए हैं, फॉर्म में भी जो दानेदार जिंक हम डाले हैं वो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है कौन अधिक क्रियाशील है। यदि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को वो विस्थापित करेगा, यानी स्थानांतरण हटा देगा। और यदि कॉपर जो है लोहा से अधिक सक्रिय होगा, अधिक क्रियाशील होगा, अधिक शक्तिशाली होगा, तो उस पर फेरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो फेरस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को नहीं हटा पाएगा। तो ये होता है उसकी एक्टिविटी। ठीक है, क्या है, ये है उसकी एक्टिविटी। अब इसी एक्टिविटी या इसी सक्रियता के आधार पर एक पूरे जितने भी धातु होते हैं उनको ऐसे ही प्रयोग किया गया। प्रयोग करने के बाद सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को ऊपर, उसके बाद उससे कम वाले को, उससे कम वाले को, उसके कम वाले को, ऐसे करके एक सीरीज, एक श्रेणी बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको एक श्रेणी दिखा रही हूँ, एक्टिविटी सीरीज का सक्रियता श्रेणी। ये देखिए सारणी 2 आपके बुक में है, 137 पेज के सारणी 2। तो देखिए लिथियम ऊपर है, उसके नेक्स्ट है पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर, ऐसे करके एक सीरीज दिया हुआ है और उसके साइड में उसका नाम लिखा हुआ है। और राइट तरफ में दिखा है एक सीरीज दिया, एक वो दिया हुआ है, माने एरो का निशान दिया हुआ है ना। तो एरो का निशान देखिए, ये नीचे की तरफ एरो का साइन है, नीचे की तरफ ये देखिए, ये है एरो का साइन। इसका मतलब उसमें लिखा है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, यानी जैसे जैसे हम ऊपर से डाउन की ओर जाते हैं तो उसकी सक्रियता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसमें हाँ ये सक्रियता क्या होती है, कम होती जाती है। हाँ, अब देखिए ये जो एक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, लिथियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, देखिए आपका सबसे लोएस्ट में दिया हुआ है प्लैटिनम, गोल्ड है उसके बाद
प्लैटिनम है। ठीक है, तो इस पे देखिए मैंने एक कुछ वो किए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। ऐसे अंडरलाइन सभी को करना है, लेकिन मैं एक दो तो समझाने के लिए की हूँ। सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। तो जिंक जो है वो सोडियम लवण में से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक जो है उसकी क्रियाशीलता यानी उसकी सक्रियता सोडियम से कम है, यानी वो उससे कम पावरफुल वाले हैं। इसलिए जिंक जो है सोडियम लवण में से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कैल्शियम लवण में से कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। उसी तरह से देखिए मैंने एक फेरस पे भी अंडरलाइन किए हैं। इसका मतलब क्या है? फेरस जो है वो जिंक से भी कमजोर है, जिंक से भी उसकी एक्टिवता क्या होता है, क्रियाशीलता क्या है, कम है। इसलिए वो जिंक सल्फेट में से जिंक को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसी तरह से कॉपर में भी देखिए, कॉपर भी उसके ऊपर जितने भी धातु हैं उस धातु लवण में से उस धातु को वो नहीं हटा पाएगा। और सबसे लास्ट में देखिए गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो भी उसके ऊपर जितने भी धातु हैं उस धातु के लवण में से उस धातु को वो नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो यही रासायनिक गुणों के आधार पर हमने एक ये पता कर पाते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये कौन सी है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। आपका बुक्स में देखिए 130 पेज 9.2.1। धातु मतलब जितने सारे नाम हमने बताया, वायु मतलब ऑक्सीजन, वायु मतलब ये नहीं कि वायु में तो बहुत से गैसें होती हैं, है ना। तो जलते को हमने एक सवाल बोलते हैं वायु में जलाने पर, दहन करने पर। तो अब सवाल बुक्स में भी इतना अच्छे से क्लियर करके नहीं दिया रहता है। अब वायु में तो बहुत से गैस है, तो कौन सा किसके साथ वो क्रिया करे, क्या वो ऑक्सीजन के साथ करे या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या बहुत से गैस है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा ऑक्सीजन गैस जो है किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है। इसके अलावा कोई भी गैस किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वायु शब्द आए, एयर सब वर्ड आता है, आपको तुरंत ध्यान में रखना पड़ेगा वो O2 ही होगा, नॉट N2 या अदर गैसेस। ओके, तो किसी भी धातु को जब हम वायु में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ के, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, सोडियम है, उसको हम वायु में जलाए हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। ये देखिए धात्विक ऑक्साइड ये बनाया। आपके एक समीकरण दिया हुआ है, देखिए सोडियम और हाँ सोडियम के एक दिया हुआ है, देखिए सोडियम को वायु में जलाए हैं तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाया, यानी धात्विक ऑक्साइड बनाया है। यही Na2O फिर पानी के साथ जब वो मिल जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर एक सफ़ेद लौ के साथ वो तेजी से जलती है। इसी गुणधर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, जो क्रैकर्स वगैरह दिवाली में फोड़ते हैं ना, उसी आतिशबाजी में किया जाता है। तो एक सवाल आपको मन में आया, आतिशबाजी में कौन सा धातु प्रयोग होती है, सोडियम मैग्नीशियम धातु, क्योंकि मैग्नीशियम धातु अभी क्या बताई मैंने, अब वायु के साथ धीरे धीरे मतलब क्रिया करती है और एक रोशनी के साथ, सफ़ेद लौ वाले रोशनी के साथ तेजी से जलता है। ठीक हो गया, क्लियर। अब देखिए हम लोग एक दिया हुआ है आप लोगों का, एक वो सोडियम मैग्नीशियम का जलाए हैं तो जलाने से क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, सफ़ेद लौ बना। ये एक प्रयोग आपके बुक में दिया हुआ है, वो आप देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है। ये देखिए
उस फीता मैग्नीशियम जो है एक रिबन के रूप में मिलता है ना, उस रिबन को हम लोग एक टोंग या चिमटी से पकड़ के आग में जलाएंगे तो देखिए कैसे सफ़ेद लौ के साथ एक चिंगारी टाइप का वो मस्त एक आतिशबाजी टाइप का वो जलेगा, वो आपको एक दिखाया गया है बुक में, है ना। सफ़ेद रंग के धुएं निकलता है, वो धुएं किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। और यदि उसके पास हम लोग गीला लिटमस पेपर रख देते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? ये आप ऐसे ही करके अपने आसपास जो भी चीज़ है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब हमारे आसपास जो रूम टेम्परेचर होती है, सामान्य ताप पर जिंक, लेड, एल्युमिनियम धातुएं वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती है। इन धातुओं की सतह पर एक पतली परत बनता है। यह परत क्या होता है? ये जो पतली परत बनता है वो धातुओं को और ऑक्सीकृत नहीं होने देती है, ठीक है। तो देखिए एक और दिया हुआ है, जैसे कि हमने धातु के बारे में बताया, जिंक धातु बताए ना, जिंक धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? एल्युमिनिया बनाएगा, है ना। तो अधिकतर धात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रकृति के होती है ना। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि मैग्नीशियम को जलाइए, उसके बाद नीले लिटमस पेपर ले जाइए, वो गीला लिटमस पेपर ले जाएंगे तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, अभी हमने बताया था आपको। तो ये जान लीजिए अधिकतर धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। कुछ ऑक्साइड थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और फिर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है उसमें उभयधर्मी गुण पाया जाता है, यानी वो अम्लीय प्रकृति की भी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है ना। और इसी गुणों के कारण वो जब अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। तो अगर सवाल पूछे हैं अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऐसे कौन सा ऑक्साइड है जिसमें उभयधर्मी गुण पाए जाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम लोग एक कुछ एल्युमिना और जैसे देखिए एल्युमिनिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या बनाता है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और पानी। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है? वो है आपका लवण और पानी। और इसी तरह से एल्युमिना जो है क्षार के साथ भी क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और पानी बनाता है। तो इसी से ये प्रूव हो जाता है कि जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी दोनों के अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? कॉपर, कॉपर का दहन नहीं होता। कॉपर भी एक मेटल है, उसको नहीं होता दहन, है ना। लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की एक काले परत बन जाते हैं। कैसे? आपके घर में तांबे के बर्तन तो होगा ही, तो आप देखेंगे अब मस्त इमली से नींबू से उसको रगड़ कर साफ कीजिए, या दुकान से जब लाते हैं तो उसमें चमक होती है, लेकिन कुछ दिन बाद रखे रखे उसका रंग क्या हो जाता है? ऊपर में एक काला सा लेयर, ब्लैकिश लेयर उस पर जम जाती है। लेकिन जो सोना का आप घर में आपके मम्मी लोग पहनते होंगे, देखिएगा उसको हम जैसे दुकान से लाते हैं वैसे ही चमक उसमें बना रहता है। तो ये मैं ये बता रही हूँ ऐसा क्यों होता है कि कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन वायु में खुला छोड़ने पर वो क्या हो जाता है? उसमें काला सा परत जम जाता है। चांदी तथा सोने के धातुएं जो होता है अधिक उच्च ताप पर भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, ठीक। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके बुक में है 130 पेज में, उस सारे प्रश्न को आप देख लीजिए, उसका उत्तर मैंने लिख दिए हैं, आप उसको चाहे तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है? आंसर देखिए, हवा में क्या होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया कर तो
प्रश्न आपने समझ भी गए होंगे कि हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं में चमक क्यों कम हो जाती है। मैंने देखिए बताया, आंसर लिख दिए हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। हवा में क्या होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऊपर एक यौगिक का परत जम जाती है। इसी परत के कारण धातु धीरे धीरे क्षय होने लगती है और धातु की चमक भी खराब हो जाती है। तो देखिए हमने एक रिएक्शन बता दिए हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि सोना एवं प्लैटिनम का उपयोग गहने बनाने में उपयोग किया जाता है, बाकी को क्यों नहीं? क्योंकि सोना व प्लैटिनम क्या होगा, अत्यंत तन्य, आघातवर्धक और चमकदार होती है। तन्य मतलब जिसको हम बहुत से पतला तार बना के खींच सकते हैं, आघातवर्धक मतलब उसको पीट पीट के पतली चादरें बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, और चमक तो होता ही है। और ये क्या होता है, अक्रियाशील धातु है, वो किसी के साथ क्रिया आसानी से नहीं करती है, जिस कारण ऑक्सीजन के साथ बंधुता नहीं होती। बंधुता मतलब वो उसके साथ जुड़ता नहीं है, बंधुता मतलब जुड़ना, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप जोड़ते हैं ना, वैसे तो नहीं होती और उसका चमक बना रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। लेड का सूत्र होता है Pb + O2 तो 2PbO, Mg + O2 2MgO और 4Al + 3O2 2Al2O3। अब हमने जो 2 और A 4 ये सब लगाए हैं वो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए हैं, लेकिन हर स्थिति में वो ऑक्साइड ही बना है, लेड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। थैंक यू। आप इसको पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए, बाकी को भी दीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए और ध्यान से उसको याद करिए। थैंक यू। कौन दो